में क्या बुराई है? जिहाद में तो है। क्या बुराई है भाईजान? जिहाद में तो है। मैंने पहले बीजेपी बताया, क्या बीजेपी भाईजानों के खिलाफ? एक सेकंड मैं आपको क्या इस देश का प्रधानमंत्री सवाल पूछा, मैं बता दूं और कमेंट में जय श्री आइए देखते हैं, मजा आएगा। इनको तो सवाल का जवाब सुनेंगे, सवाल का जवाब सुनेंगे तो जरूर। भाईजान बहुत आपको बुरा लगा कि मैंने भाईजान बोला। एक है सेफ है में क्या बुराई थी? एक है सेफ है। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। गेरुआ पहनने वाले वस्त्र जो पहनते हैं वो राजनीति में नहीं आने चाहिए, खड़गे जी बोला, उसमें क्या बुराई है? सनातन को समाप्त करने की बात की, सनातन में क्या बुराई है? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में क्या बुराई है? बता दीजिए। और आखिरी बात, हम दुनिया के सबसे बड़े आखिरी बात, आप बताइए सर, आपकी सरकार है केंद्र में, आप सुनिए एक मिनट, आपकी सरकार केंद्र में, मेरी सरकार नहीं है। आपकी सरकार और आपकी पार्टी अगर कह रही है कि मुझे भाईजानों से एलर्जी है, इसको मैंने भाईजान से एलर्जी नहीं बोला। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं बताता हूं यू आर अगेंस्ट, मैं बता रहा हूं मुस्लिम। भाईजान से मुसलमान को बोलते हैं, आप मुसलमानों को बोलते हैं। सुन लीजिए, अब मैं बता रहा हूं, नाविका जी ऐसे इंटरप्शन करेंगे तो बात नहीं आएगी। हम लोग क्या कह रहे थे महाराष्ट्र में? गरीब कल्याण, हम कह रहे थे महिलाओं का सम्मान, हम कह रहे थे विरासत का पुनरुत्थान, और आप कह रहे थे केवल सलमान भाईजान और नोमानी भाईजान, उस भाईजान मानसिकता के खिलाफ है हम। दूसरी बात, जमाते इस्लामी के साथ कांग्रेस का टाई अप है, ये पिनराई विजयन ने बोला। अब बताइए भाईजान, बताइए, नहीं, अब बताइए क्या कह रहे थे विजय जी? इस देश का विजय जी झूठे, विजय जी झूठे, इस देश का हर मुसलमान जमात के साथ है। झूठे, ये जमात के साथ है, आप जमात के साथ हैं। कितने मुसलमान हैं इस देश में? अरे भाई, तो हमने सारे मुसलमान को केंद्र की सरकार इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर जो मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव आप करते हैं, ये गलत और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, सनातन समाप्त हो जाना चाहिए। बिल्कुल गलत है। भी देते हैं, स्कॉलरशिप भी देते हैं, और आप कहने खिलाफ वो देना पड़ेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपकी मिल्कियत नहीं है, वो आपकी मिल्कियत नहीं है, वो देश के रिसोर्सेज हैं और उसके ऊपर हर नागरिक का हक है। एक सेकंड, पूरे देश से सुना मैंने क्या बोला, पर सनातन समाप्त ठीक बयान है। सनातन समाप्त, सनातन की जो कुरीति है उसके लिए बोला गया द्रविड़ नहीं कहा गया था सनातन समाप्त करेंगे, सनातन इरेडिकेट करेंगे, सनातन एड्स है, क्या क्या कहा था, डेंगू है, मलेरिया है, क्या क्या कहा गया था। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मुद्दा महाराष्ट्र में सिर्फ मुख्यमंत्री का नहीं है, मुद्दा नैरेटिव का भी है, मुद्दा ब्रांड का भी है। ये सब चीजें दांव पर लगी हुई हैं इस चुनाव में, खास करके लोकसभा के चुनाव के 4 महीने बाद कुछ चुनाव हो तो लोग कहें चलिए चुनाव रोज होते रहते हैं, लेकिन इस चुनाव में स्टेक्स इतने हाई क्यों हैं? क्या नैरेटिव बटेंगे तो कटेंगे ने बिल्कुल मिटा दिया जाति जनगणना और संविधान खतरे में है? एक तो यह सवाल, और दूसरा सवाल, क्या ब्रांड नरेंद्र मोदी और ब्रांड राहुल गांधी के बीच की यह लड़ाई है? निश्चित तौर पर नविका जी, और मुझे लगता है कि इस चुनाव का सबसे बड़ा मैसेज यही है, जो अभी भाईजान कौन होगा इस पर बड़ी लंबी बहस हो गई, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ा जो हेट स्पीच में गिरफ्तार हो चुका है, जो मौलाना जिस तरह की बातें करता रहा उसके लिए उसको गिरफ्तार किया गया? क्या यह सच नहीं है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये बयान देते रहे कि अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में आएगा तो सनातन धर्म का बड़ा एकदम ध्वजा उनकी लहराने लगेगी? क्या यह सच नहीं कि डीएमके के लोग लगातार ये कहते रहे, प्रियांक खड़गे भी उस बात को आगे बढ़ाते रहे कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, HIV है, पता नहीं उसको क्यों नहीं लोग बात करते? और सबसे बड़ी जो बात है कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी इन कमांड दिख रहे थे, लग रहा था पूरे देश में लड़ रहे हैं, लगता है कि इसे थक गए, हांफने लगे हैं। और मैं तो इस बात को लेकर थोड़ा सा, मुझे लगता है शायद ये कांग्रेस के भीतर से क्या आवाज आ रही होगी, लेकिन क्या वायनाड के ऑफिशियल MP के आने के बाद अनऑफिशियल MP के खिलाफ भी कुछ बातें उठेंगी? अगर महाराष्ट्र झारखंड ये कांग्रेस की अगुवाई वाला या कहें कि जो गठजोड़ है वो हारा, तो राहुल गांधी के नेतृत्व पर बड़ा सवाल उठेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो पिछले 25 साल से लगातार जो ऑफिस में है, चाहे मुख्यमंत्री के तौर पर या प्रधानमंत्री के तौर पर, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है और आज की तारीख में जहां खड़े हैं उनका दूसरा ट्रैक रिकॉर्ड है, राहुल गांधी का एकदम दूसरा है। 24 ने एक उम्मीद दी थी, हरियाणा ने जलेबी फीकी कर दी। हरियाणा की जलेबी अब लड्डू में तब्दील होगी कि नहीं होगी इंडिया अलायंस में? राजकुमार भाटी जी, मुझे ये बता दीजिए, इतना हाई पिच है उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के चुनाव को, और वो हाई पिच झारखंड से होते हुए महाराष्ट्र तक जाता है। मैं पूछना चाहती हूं, इस चुनाव में इतना दाव हाई क्यों है?
देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड के परिणाम तो मतगणना के बाद आएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के परिणाम मतगणना से पहले ही आ गए हैं, पोलिंग के दिन ही आ गए हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव के नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पीडीए एकजुट हुआ है और समाजवादी पार्टी के समर्थन में आया है, और योगी आदित्यनाथ जी ने उससे घबरा कर, उससे डर के जिस तरह पुलिस का, प्रशासन का दुरुपयोग किया है और बाहुबल का दुरुपयोग किया है और धनबल का दुरुपयोग किया है। पुलिस की वर्दी पहना पहना के गुंडे खड़े कर दिए गए, और जो बूथ कैप्चरिंग कभी होती थी 70-80 के दशक में बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम सुनते थे टीएन सेशन के आने से पहले कि गुंडे गाड़ियों में भर के आते थे और बूथ कैप्चर करके चले जाते थे। दो तरीके से करते थे, कुछ लोगों को पोलिंग बूथ तक पहुंचने नहीं दिया जाता था और कुछ पोलिंग बूथ जाके वहां वोट डाल दिए जाते थे। ये दोनों काम उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 9 सीटों पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किए हैं, और इस कदर किए हैं कि तमाम अनदेखी के बावजूद भी चुनाव आयोग को 7 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा। चुनाव आयोग का नियम है, आचार संहिता है, और एक दिन पहले उत्तर प्रदेश चुनाव आयुक्त ने खास तौर से पत्र जारी करके कहा कि पुलिस को किसी का पहचान पत्र चेक करने का अधिकार नहीं है, पुलिस किसी मतदाता को चेक नहीं कर सकती। लेकिन सब जगह बूथों पर जहां जहां समाजवादी पार्टी के वोट थे और खास तौर से मुस्लिम समुदाय के और ओबीसी के वोट थे, पुलिस लाठियां चला रही थी, पुलिस बैरिकेड लगा के महिलाओं के आइडेंटिटी कार्ड चेक कर रही थी और दौड़ा दौड़ा के भगा रही थी, वापस बूथ तक नहीं पहुंचने दे रही थी। ये दृश्य पूरे देश ने देखे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हार तो मतगणना से पहले ही हो गई है। अब कल पता चलेगा कि 9 सीटों में से कितनी सीटें हम जीतते हैं। हमें फिर भी उम्मीद है कि हम बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतेंगे, तो तमाम बेईमानी के बावजूद। त्रासदी हुई है और आप जीत नहीं पाएंगे, तो ये बहाना माना जाए? अच्छा, एक टिप्पणी और, एक आपने और जिक्र किया था नाविका जी, कटेंगे तो बटेंगे का, सॉरी बटेंगे तो कटेंगे का, बटेंगे कटेंगे का जो पाखंड है और जो दो मुहापुन है वो गाजियाबाद में हमने देखा। योगी आदित्यनाथ जी आए, 1 किलोमीटर का रोड शो किया। 1 किलोमीटर के रोड शो में 10 मंच लगे थे जातियों के नाम से। वैश्य समाज का मंच, ब्राह्मण समाज का मंच, गुर्जर समाज का मंच, यादव समाज का मंच, जाटव समाज का मंच। ये इनकी असलियत है। ये हमसे तो कहते हैं जाति में मत बांटो, जाति जनगणना की बात मत करो, और खुद 1 किलोमीटर में 10 जातियों के मंच लगाते हैं। मैं बात रख लूं भाटी जी, ये इनकी असलियत बात कर। देखिए भाटी जी बड़े दिनों के बाद आए, तो पहले तो स्वागत है भाटी जी, आपके साथ फिर से डिबेट का अवसर मिला। बटेंगे तो कटेंगे ये तो पाखंड है, पर जो मुल्ला सलमानी के साथ बैठकर जो गजवाए हिंद की बात करता है, या मुल्ला पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हैं जो कहते हैं कि हम वोट जिहाद चाहते हैं, वो तो पाखंड नहीं, वो तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत है भाटी जी। अबू आजमी जो बोल रहा था कि मुसलमानों 4-5 और सीट आ जाए तो आपको कोई खतरा नहीं है, मतलब हिंदू समाज को धमकी दे रहे, वो तो सुंदर सेक्युलरिज्म का नहीं संगीत है। और मठाधीश को बांटेंगे काटेंगे का पोस्टर डालना ये भी सुंदर संगीत है। मठाधीश माफिया होता है, मौलवी तो बहुत अच्छे होते सारे, वो कहना ये भी तो सुंदर संगीत है। राम मंदिर को बेकार कहना, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना, ये सब ठीक है। अच्छा, आप तो कह रहे हैं ना पीडीए में, कहीं आपके प्रवक्ता कहते हैं ए फॉर जो है अगड़ा होता है। भाटी जी बता दीजिए 9 सीटों में कितने सो कॉल्ड अगड़ों को आपने टिकट दे दिया, जरा गिना दीजिए। और आपने बाकी सारी चीज देखी। देखिए ऐसा है, कुछ हमारे फैक्ट चेकर क्लिप कटवा है, वो आधी क्लिप काट कर, क्लिप कटवा मतलब कटवा क्लिप होती है। मैं और किसी चीज की बात नेशनल टेलीविजन पर भाषा का नाविका जी, मैं भाषा केस मुझ पर, मैं अपने शब्दों को जानबूझ के चूज करके बोल रहा हूँ। चैनल ना किशोर तिवारी जी के आरोपों का नाविका प्लीज, नाविका एक सेकंड, ये गलत।